हेलो एवरीवन। गुप्त काल में स्कंदगुप्त अंतिम प्रतापी शासक था गुप्त वंश का। उसके बाद जितने भी शासक आए वो अयोग्य थे और वहीं से गुप्त वंश का पतन प्रारंभ होता है और फिर नई सत्ता उभर के आती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो कई टुकड़े हो जाते हैं इस पूरे साम्राज्य के, और जैसे उसमें मालवा, बंगाल, कन्नौज, थानेश्वर, मगध अलग, इस तरह से अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो इनमें जो गुप्तोत्तर काल है इसमें जो सामंतवादी व्यवस्था ज़्यादा उभर के सामने आती है। यानी गुप्त काल में जो भी गुप्त साम्राज्य में जितने सामंत हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे गवर्नर टाइप, तो वो अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं और वो उनकी सत्ता अपनी संभालते हैं और फिर आपस में युद्ध करके और फिर वो एक तरह से बड़ा अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कमोबेश जो ये स्थिति थी गुप्तोत्तर काल की, वो एक फिर से विकेंद्रीकरण की जो है हम उसमें देखते हैं प्रवृत्ति। इसमें हर्ष जो है सबसे प्रतापी, यानी जो पुष्यभूति वंश का जो हर्षवर्धन है, यानी वर्धन वंश का, वो हर्षवर्धन काफ़ी प्रतापी शासक था, वो उभर के सामने आता है। इस काल में हम सबसे ज़्यादा हर्ष के बारे में ही देख पाते हैं। ये इसकी जो डिटेल है हर्ष के काल की, उसके आसपास की, उसके बाद और उसके पहले की, ये सब बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें प्राप्त होती है। बाणभट्ट और हुइनसांग दोनों ने कुछ उस टाइम के जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जितने कूटनीतिक पूरी डिटेल दी हैं अपने टेक्स्ट में, वो सब हमें इसी और पूरा बताते हैं कि ये गुप्तोत्तर काल किस प्रकार से था। हम इसको थोड़ा ठीक से देखते हैं कि दो तरह के गुट थे। एक गुट था जो मालवा का शासक है देवगुप्त, जो उत्तर कभी सामंत था और फिर बाद में वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, तो मालवा का शासक, और ये बंगाल का गौड़ शासक शशांक, ये दोनों मिल के आपस में कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। कन्नौज की मित्रता, ये कन्नौज एक दूसरा गुट है। कन्नौज और थानेश्वर ये दोनों के पारिवारिक संबंध भी हैं और इसलिए ये कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद ये तिथिक्रम, इस तरह से घटनाक्रम चलता है। और ये पूरा डिटेल, पूरी स्टोरी एक नाटकीय घटनाक्रम था। इसको बाणभट्ट ने हर्षचरित में बहुत अच्छे से बताया है। हम इसको देखते हैं कि बंगाल का जो शशांक जो गौड़ शासक है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत थी। उसने कन्नौज की तरफ मुँह किया, कन्नौज की तरफ उसको टेरिटरी बढ़ाने का एक वो था, तो कन्नौज पर उसने अधिकार करने की योजना बनाई। गुप्तोत्तर काल में जो सामंती शासक था देवगुप्त, जो मालवा का शासक था, मालवा का जो महाराज था, उसको उसने अपनी ओर मिलाया और एक संगठित सेना से उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज पर जो है आधिपत्य जो था वो मौखरी वंश का था। मौखरी वंश का जो डिटेल है वो हमें प्राचीन काल से भी मिलता है और प्राचीन काल में पतंजलि की महाभाष्य से मौखरी यानी मुखर वंश का जो जिक्र है थोड़ा सा, और भी अलग अलग ग्रंथों में इसके मौखरी के उल्लेख हैं। तो ये काफ़ी प्राचीन समय का था। इसकी जो उत्पत्ति है वो कन्नौज से ही बताई जाती है। इसके अलावा जो वर्धन यानी पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश, इसको वर्धन वंश भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सभी जो शासक हैं उनके नाम में वर्धन लगा हुआ है। और मौखरी वंश में अपने नाम के आगे उन्होंने वर्मन लगाया है, या वर्मा कहें तो। इस तरह से जो दोनों में पारिवारिक संबंध होता है, वो राज्यवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनका विवाह अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से होता है। गृहवर्मन जो है, अवंती वर्मन अंतिम जो है प्रतापी शासक था वर्मन वंश का, यानी मौखरी वंश का। उसमें उसके बाद जो गृहवर्मन आता है वो अपने प्रशासन, अपने सत्ता को ठीक से बचा नहीं पाया और आक्रमण से वो मारा गया और फिर
किस तरह से ये घटनाक्रम चलता है, इसकी डिटेल हम थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या हुआ था। कि जो पुष्यभूति वंश है, इसका जो प्रभाकर वर्धन है, उसके दो पुत्र और एक पुत्री थी, 3 बच्चे थे। एक हर्षवर्धन, दूसरा उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन और उसकी पुत्री राजश्री। राजश्री का विवाह जो है मौखरी शासक गृहवर्मन से किया जाता है, अवंती वर्मन का पुत्र। और ये जो प्रभाकर वर्मन है, ये इस समय वृद्ध हो चुका था। और ये बाणभट्ट के जो हर्षचरित है, इसमें पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कि कैसे उस वृद्ध अवस्था में वो अपने पुत्र बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजता है हूणों के आक्रमण से बचाने के लिए। हूणों का आक्रमण होता है उस टाइम पे, तो उस आक्रमण के लिए वो जाता है वहाँ पे। फिर उसी समय उसको समाचार मिलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है या तबीयत ख़राब है, तो वो वापस आता है और तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है प्रभाकर वर्मन की। फिर जैसे ही वो वापस आता है, उसको समाचार मिलता है कि उसकी जो मौखरी वंश के जो शासक गृहवर्मन यानी उसके जो जीजा जी हैं, उसकी हत्या कर दी गई है यहाँ शशांक द्वारा, गौड़ शासक जो है। तो जो ये देवगुप्त की और शशांक की जो कंबाइन आर्मी थी उसके द्वारा, तो वो पराजित करके, लेकिन राजश्री जो उसकी बहन है राज्यवर्धन की, उसको कैद कर लिया जाता है वहीं कन्नौज में। तो ये वहाँ बढ़ता है उन सबको वो करने के लिए, फिर कन्नौज को बचाने के लिए। लेकिन रास्ते में ही उसको वो पहले गुप्त वंश देवगुप्त को पराजित करके वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन शशांक ने उसको धोखे से मरवा दिया। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष को ये जब समाचार मिलता है, हर्ष उस समय फिर उठता है। तो हर्ष का उस समय जो टाइम था वो बड़ी कम उम्र थी उसकी, 16-17 साल का लड़का था। लेकिन वो फिर आगे बढ़ता है अपने पूरे उसका परिवार का बदला लेने के लिए। फिर जाता है वहाँ पे कन्नौज में, फिर सबको हटा के पराजित करके फिर वहाँ सत्ता स्थापित करता है। उसी काल में फिर जब चूँकि गृहवर्मन के कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए जो है राजश्री को उसका जो वहाँ का शासक स्थापित किया जाता है। और हर्षवर्धन भी अपनी जो थानेश्वर की राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके, ट्रांसफ़र करके यहाँ कन्नौज में ले आता है। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज हमें देखने को मिलता है। तो उसकी राजधानी जो है कान्यकुब्ज ले आता है। यहाँ पर दोनों जो है थानेश्वर और कन्नौज एक कंबाइन तरह की टेरिटरी हो जाती है, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये एक स्टोरी थी। इसके बाद जो है जो अवंती वर्मन का जो एक और पुत्र था, उसके हाथ में सत्ता चली जाती है राजश्री के बाद, वो अलग के। तो बाणभट्ट ने ये पूरी जो घटनाक्रम है इसको अलग तरीके से थोड़ा स्टोरी ऐसी लिखी कि इतना अट्रैक्टिव लगती है। तो ये एक गुप्तोत्तर काल में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें हर्ष जो है, हर्ष के बारे में कुछ और डिटेल ये है कि ये प्रयाग में होने वाले माघ मेला में बहुत बड़े पैमाने पर दान दिया करता था। उसकी जो पर्सनल जो इनकम होती थी वो सारी वो डोनेट कर देता था। और उस टाइम जब आखिरी में वो जब वापस लौटता था तो उसके पास कुछ भी नहीं होता था। और अपनी जो बहन है राजश्री, उनके द्वारा दिए हुए कपड़े को वो पहन के फिर वापस आता था, यानी वो पूरी तरह से वो दानी था। ये एक डिटेल मिलती है। और राजधानी परिवर्तन के बारे में बता चुका हूँ। तो हर्षवर्धन का जो काल था ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्तोत्तर काल के बाद सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बाद जो हम एंट्री लेते हैं अपने
मध्यकाल में यानी मिडीवल हिस्ट्री में जाते हैं, अभी एंशंट जो पीरियड है वो यहीं तक था। इसके बाद जो है एक तरह से भूमिका बनती है कि कैसे मध्ययुगीन भारत जो है एक अलग तरह के चरित्र में आता है। उसकी जो कला और संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन है, व्यापार है, समाज और सत्ता, तो विदेशी आक्रमण और उसके बाद उनका सब यहीं पे मिल जाना और संस्कृति नई तरह की उभर के आती है। तो वो हम फिर देखेंगे इसको।